नमस्कार। भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रथम से संबंधित पिछले प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में हम बात किए थे 1600 ईस्वी से भारतीय संविधान के विकास की शुरुआत से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के संगठनात्मक दोषों व कंपनी के शासन में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने की, फिर 1781 के बंदोबस्त अधिनियम के बारे में हम पिछले प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में हम चर्चा किए थे। 1781 के अधिनियम को पारित करने का मुख्य उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की अस्पष्टता व दोषों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। आज हम बात करेंगे 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के बारे में। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम को 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट प्रस्तुत किया था, परंतु यह बिल कानून नहीं बन पाया। यह बिल कानून का रूप नहीं ले पाया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों से कंपनी व संसद में या कंपनी व संसद के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिस वजह 1784 में वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाने का प्रस्ताव हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा संसद की कार्य इच्छा की अवहेलना की गई। ऐसे में कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए 1783 में ब्रिटेन की तत्कालिक मंत्रिमंडल नॉर्थफॉक्स ने संसद में फॉक्स इंडिया बिल प्रस्तुत किया। फॉक्स इंडिया बिल का मसौदा मुख्यतः एडमंड बर्ग ने तैयार किया था तथा इस बिल को व्हिग राजनेता चार्ल्स जेम्स फॉक्स ने पेश किया था। फॉक्स इंडिया बिल को लेकर विरोधियों का मानना था कि इससे गठबंधन को सत्ता पर कब्जा करने का मौका मिल सकता है। फिर सम्राट जॉर्ज तृतीय के विरोध की वजह फॉक्स इंडिया बिल के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होने के बावजूद इस बिल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 17 दिसंबर 1783 को खारिज कर दिया था। फॉक्स मंत्रिमंडल को ऐसी स्थिति में त्याग देना पड़ा। इसके बाद अगली सरकार विलियम पिट्स द यंगर ने बनाई। पिट्स द यंगर को ब्रिटेन का सबसे कम उम्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माना जाता है। इन्होंने फिर से इंडिया बिल 1784 में संसद में पेश किया, जिसका विरोध फिर
व्हिग राजनेता चार्ल्स जेम्स फॉक्स द्वारा करने की वजह विधेयक पास नहीं हो पाया। फिर संसद भंग कर नए चुनाव या इलेक्शन कराए गए। इस चुनाव में विलियम पिट्स द यंगर भारी बहुमत के साथ विजय प्राप्त किए। पिट्स रॉबर्ट वालपोल के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। पिट्स ने फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन युद्ध के दौरान काम किए। पिट्स ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व वाणिज्यिक हितों को बनाए रखने के लिए कई प्रयास किए। पिट्स ने 1784 में फिर से इंडिया बिल को कुछ संशोधन के पश्चात संसद में पास किए, जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में कई प्रावधान थे। इस अधिनियम द्वारा कंपनी की राजनीति और वाणिज्यिक कार्य क्षेत्रों को अलग अलग कर दिया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा राजनीति और वाणिज्यिक कार्य क्षेत्र में भिन्नता स्थापित किया गया। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए सैन्य, नागरिक तथा राजस्व मामलों के पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय का गठन किया गया। यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यों को नियंत्रित करता था। इस बोर्ड को भारत में गवर्नर्स को भेजने व उन्हें बदलने की पूरी शक्ति प्राप्त थी। निदेशकों की 3 सदस्यों की एक गुप्त समिति द्वारा बोर्ड के आज्ञा या आदेशों को भारत प्रेषित करने की व्यवस्था प्रदान की गई, जो सरकार व कंपनी के बीच एक संपर्क के रूप में काम करती थी। गवर्नर जनरल एवं परिषद को ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया एवं उन्हें निदेशकों या गुप्त समिति की अनुमति के बगैर किसी भी संधि में शामिल होने या युद्ध की घोषणा करने की मनाही की गई। गवर्नर जनरल को परिषद के साथ कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे देश के सभी न्यायालयों के लिए इस कानून को मानना अनिवार्य कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इसमें से एक भारत में सम्राट की सेना का प्रमुख था। परिषद में मत विभाजन होने की स्थिति में गवर्नर जनरल को निर्णायक मत डालने का अधिकार प्रदान किया गया। कंपनी को हस्तक्षेप की नीति अर्थात कंपनी किसी क्षेत्र को हासिल या प्राप्त करने के लिए युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इस अधिनियम के तहत मद्रास व बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया था तथा पूरे देश के लिए समान कानून लागू होगा।
या समान कानून लागू इस अधिनियम के तहत कर दिया गया। परिणामतः 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत संपूर्ण भारत का केंद्रीयकरण हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी नागरिकों को तथा सैन्य अधिकारियों को भारत में तथा ब्रिटेन में उनके द्वारा अर्जित संपत्ति का खुलासा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के समक्ष करना अनिवार्य कर दिया गया था। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट में किए गए प्रावधानों फलस्वरूप नियंत्रण की दो प्रणालियों का उदय हुआ। भारतीय उपनिवेश के दो शासक बने, एक कंपनी का निदेशक एवं दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट। इस तरह द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ कर दिया गया तथा यह स्थिति 1858 तक बनी रही। इस 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के माध्यम से भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया तथा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो या अगले प्रेजेंटेशन में हम फिर बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण व विकास की अन्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों पर। भारतीय संविधान के अन्य विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। आज का यह वीडियो या प्रेजेंटेशन दो किताबों पर आधारित है, जिसमें पहला है एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की राज्य व्यवस्था, जो 2024 का 7वां एडिशन है। यह किताब मैकग्रो हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई द्वारा प्रकाशित हुआ है। और दूसरा किताब है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसके लेखक कल्पना राजा राम व राजेंद्र प्रसाद शर्मा हैं, जो 2024 का 10वां संस्करण है। यह किताब स्पेक्ट्रम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। धन्यवाद।